वेस्टर्न हिस्टोरिकल ट्रैजेक्टरी जो फेमिनिज्म की रही है वो सबको पता है। अगर मैं एक पैरेलल ड्रॉ करने की कोशिश करूं, एक डिफरेंस समझना चाहूं कि जो भारत में ये ट्रैजेक्टरी रही है फेमिनिज्म को लेकर के, वो कितनी अलग है, क्यों फेमिनिज्म का ये कॉन्सेप्ट भारत में इंट्रोड्यूस करने की आवश्यकता पड़ी, और वेस्टर्न ट्रैजेक्टरी जो फेमिनिज्म को लेकर के रही है, महिला सशक्तिकरण को लेकर के रही है, उससे ऐसा क्या हुआ भारत में कि उससे इंस्पिरेशन लेने की ज़रूरत पड़ी? जी स्मृति जी, बहुत आपका मतलब जो सवाल है बहुत ही महत्वपूर्ण है और थोड़ा सा समय लूँगी इसमें। तो मैं जिस प्रकार से देख रही हूँ, और अगर आप, क्योंकि इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि भारत में भी जो एक हम ये कहें फेमिनिज्म की जो धारा एक तरह से स्वतंत्रता के बाद जो चली या सेट हुई, वो बहुत ज़्यादा वेस्ट से प्रभावित थी। और इसीलिए अगर आप देखें कि जो हर आज़ादी वाली जो बात थी कि जो है महिला अधिकारों की बात तो अच्छी है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन एक तरह से जो अगर आप देखें वेस्ट में जो प्रचलन चढ़ा, जिसमें कि बार बार महिलाओं ने अपनी जो है मुक्ति की बात करी, नारी मुक्ति की बात करी उन्होंने, वो मतलब अपने कॉन्टेक्स्ट में, वही भारत में जो फेमिनिज्म आया वो नारी मुक्ति की बात करने लगा, बिल्कुल उसी टोन में जैसे पश्चिम में ये बात हो रही थी। उदाहरण के लिए, और पश्चिम में जब फेमिनिज्म आया, तो हमें थोड़ा कॉन्टेक्स्ट ये देखना पड़ेगा, पश्चिम में जो फेमिनिज्म आया वो कहीं ना कहीं उनकी जो अपनी ऐतिहासिक परिस्थितियाँ थी, जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट था, उसके कारण थी। अगर वहाँ जो अगर आप देखें तो वेस्ट में सिमोन द बोआर जो सबसे एक वेल नोन, एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि महिला आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा वो रही, और उनकी जो पुस्तक थी द सेकंड सेक्स, उसमें जिस प्रकार उन्होंने पूरी बात को लिखा है, और जो उसका जो टाइटल है वही अपने आप में बताता है कि आप एक दय्यम दर्जे के नागरिक हैं, द सेकंड सेक्स, सेकंड हैं आप, फर्स्ट नहीं है। तो वो अपने आप में उन्होंने ऐसे बहुत से उदाहरण उस पुस्तक में उद्धृत किए हैं जो कि बताता है कि जो पश्चिमी समाज है उसमें जो महिलाएं हैं उनका किस प्रकार से शोषण हुआ महिला होने के कारण, और उसका कहीं ना कहीं एक वहाँ पे जिस प्रकार क्रिश्चियनिटी रही और जिस प्रकार स्टेट और चर्च एक समान थे, मतलब एक ही थे, उसका जो प्रभाव पड़ा, उसके कारण वहाँ वो ये लिखती भी हैं कि ऐसा कौन सा पंथ होगा जहाँ की एक माँ को अपने पुत्र के सामने झुकना पड़ेगा। क्योंकि एक बड़ा फेमस पोर्ट्रेट है जिसमें आप देखते हैं कि जीसस हैं और मदर मेरी उनके नीचे वहाँ बैठी हैं ऐसे, तो वो इस तरह के प्रश्न वहाँ खड़े करती हैं। और इसमें अगर आप एक और अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में की भी एक बहुत प्रसिद्ध वहाँ की जो वुमेन मूवमेंट की एक तरह से लीडर रही 19वीं और 20th सेंचुरी में, अर्ली 20th सेंचुरी में जोसेलिन, उन्होंने जो है अपनी एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम था वुमेन चर्च एंड द स्टेट, जिसमें कि उन्होंने पूरा इतिहास लिखा है, और उस इतिहास में यूरोप का इतिहास लिखा है महिलाओं के संदर्भ में, जिसमें कि वो ये बात कहती हैं कि 13वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक वहाँ यूरोप में लगभग 90 लाख महिलाओं का विच हंट के कारण उनकी हत्या करी गई। मतलब उनको चुड़ैल, जो हम भारत के संदर्भ में कहें तो जो गांव में यहाँ भी कई जगह ऐसा प्रचलन है, तो जो चुड़ैल उनको मानकर उन्हें किन्हीं को जो है पेड़ों से लटका कर मार दिया गया, उनकी हत्या करी गई। 90 लाख महिलाएं, छोटी बात नहीं है। तो एक उस पृष्ठभूमि से जो महिलाएं निकली, वो बाद में जब एक तरह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या हुआ कि अर्थ के आधार पर, क्योंकि क्या विश्व युद्ध हो गए, 2 विश्व युद्ध एकदम आगे पीछे हो गए, और उस समय क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को आगे ले जाने के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन को आगे ले जाने के लिए महिलाओं की आवश्यकता पड़ी, क्यों काम करने के लिए पुरुष कम थे। तो जब महिलाओं ने काम करना और अर्थ अर्जित करना शुरू किया, तो उनके मन में ये आया कि अर्थ आधारित, कि हम अगर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगे तो ही हम जो है अपने आप को, हम अपनी जो टर्म्स और कंडीशन है उसमें जीवन जी सकते हैं। जबकि अगर आप इतिहास देखें तो इंग्लैंड में 1882 में जाकर महिलाओं को राइट्स मिले कि अगर उनके पति की किसी भी कारणवश उनके पति नहीं रहते हैं तो उनकी जो भी संपत्ति है वो महिलाओं के नाम होगी। उससे पहले तक
जो इंग्लैंड में महिलाओं की किसी की शादी होती थी और अगर पिता के नाम से भी कोई संपत्ति मिलती थी तो वो उनके पति की हो जाती थी, तो और उनकी मृत्यु के बाद भी उनको नहीं मिलती थी। तो 1882 में जाकर वहाँ जो है ये अधिकार मिला, मतलब वहाँ ये परिस्थिति, तो उनका फेमिनिज्म वहाँ से आता है वेस्ट का। लेकिन भारत का जो फेमिनिज्म है, मैं इसमें एक चीज़ और गीता जी जोड़ना चाहूँगी। आप भारत के कॉन्टेक्स्ट में बात करें थे तो भारत तो ऐसा देश है हमारा जहाँ पे अगर आप असम गुवाहाटी चले जाएं तो वहाँ पे एक माँ कामाख्या का मंदिर है जहाँ पे, और वहाँ पे ये रिचुअल है कि भाई अगर आपके घर में बेटी को मेंस्ट्रुएशन, जो कि पीरियड्स जिन्हें कहा जाता है, वो शुरू होते हैं तो आज भी लोग उसको बहुत शादी की तरह जोर शोरों से आप मनाते हैं। मतलब उस लेवल का जो फ्रीडम है उसको प्रैक्टिस किया जाता है। कई ऐसी ट्राइब्स हैं, मैं नॉर्थ ईस्ट की बात करूँ, अभी मैं बाकी भारत के भी हिस्सों की बात करूँ, नॉर्थ ईस्ट में कि जिसमें लड़की जाती नहीं है अपने पति के घर, पति आता है लड़की के घर। तो इस तरीके का जो रिचुअल्स है, प्लस अगर हम थोड़े अपने डेटीज़ के बारे में बात करें तो मतलब कि हम हमेशा बोलते हैं कि पार्वती हैं, सरस्वती हैं, माँ दुर्गा हैं, तो जो ऐसे सेक्रेड श्राइन्स हैं जिनमें हर साल इतना ज़्यादा पिलग्रिमेज या टूरिज्म होता है, जिसमें डेविटी से इतना ज़्यादा टूरिज्म इकोनॉमी चल रही है हमारी। तो मतलब अगर मैं समझने की कोशिश करूं कि, और ये आज का नहीं है, ये तो कई न जाने कितने अनादिकाल से तक कि ये श्राइन्स अभी भी ये वर्किंग है, फंक्शनल है, इतना इस तरीके से पैसा आ रहा है, लोग जा रहे हैं, जागरूकता है, तो ये हाल फिलहाल की तो बात होगी नहीं। ये तो शक्तिपीठों की, ज्योतिर्लिंगों की मैं बात करूँ, फिलहाल मैं शक्तिपीठों की बात करूँ। ऐसे में मतलब कि क्या कैसे ज़रूरत आन पड़ी कि जो हमारे वेदों में, जो हमारे इतिहास में महिलाओं का जो रोल रहा है वो छोड़ करके फेमिनिज्म की लड़ाई लड़ने की ज़रूरत आ पड़ी, इक्वालिटी की लड़ाई लड़ने की ज़रूरत आ पड़ी। देखिए क्या हुआ कि जो हम ये कह सकते हैं कि स्वतंत्र होने के बाद हमारे समक्ष जिस प्रकार की चुनौतियां आईं, उन चुनौतियों में एक बहुत बड़ा कारण और जो एक परसेप्शन बिल्ड किया गया, एक नैरेटिव जो बिल्ड किया गया, वो इस प्रकार का नैरेटिव बिल्ड किया गया कि हम तो स्नेक चार्मर्स का देश है, हम ऐसा देश हैं जहाँ की जो महिलाएं तो सती प्रथा के कारण, जो सती प्रथा का यहाँ प्रैक्टिस होता था, मतलब अपवाद के रूप में इस तरह की स्मृति जी, कोई भी जो समाज है वो प्रगतिशील समाज तब होता है जब वो समाज अपने अंदर झांक सके, अपनी जो कुंठाएं हैं, अपनी जो कमियां हैं उनको अंकित कर सके, उनमें सुधार ला सके, उनके ऊपर बात कर सके। ऐसा कोई समाज नहीं है जिसमें कोई कमियां ना रही हों, लेकिन प्रगतिशील समाज वही हैं जो इनको, इन सब विचारों को पे बात कर सकते हैं और उनसे बाहर आने का जिनके अंदर, और तो तभी होता है जब इस तरह के समाज सुधारक हमारे समाज में आए। और ऐसे समाज सुधारकों की तो हम कह सकते हैं हमारे पास सूची है बहुत बड़ी लंबी चढ़ी भारतीय समाज में। परंतु फिर भी इसके कारण भी स्वतंत्रता के बाद जो भारत में जो फेमिनिज्म की जो दौर आई, उसमें कहीं ना कहीं एक बहुत मैं कहती हूँ कि जो एक वामपंथी सोच है वो इस प्रकार से हावी हो गई, और उसके हावी होने के कारण और कहीं ना कहीं जो विश्वविद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, कॉलेजेस हैं, उनमें यह सोच इतनी ज़्यादा हावी रही कि जो एक इतना सुंदर पक्ष हमारी भारतीय संस्कृति का है, जो हम सबके घरों में है, अपवाद के रूप में तो हर समाज में कुछ ना कुछ बुराइयां रहती हैं। और जहाँ भी अगर आप देखें, बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जिनमें कि भारत में महिलाओं के ऑर्गेनिक मूवमेंट्स हुए हैं, और वो कहीं से स्पॉन्सर्ड नहीं थे, कहीं से प्रेरित नहीं थे, अपने आप देखिए जो चिपको आंदोलन उत्तराखंड में गढ़वाल में हुआ, वहाँ गौरा देवी और उनकी जो पूरी महिलाओं की जो टीम थी, किस प्रकार वो जाकर पेड़ों से चिपक गए जब कॉन्ट्रैक्टर्स पेड़ काटने के लिए आए, और उन्होंने कहा कि ये जंगल तो, ये तो हमारा मायका है, हम अपना सुख दुख यहाँ आकर साझा करते हैं इन पेड़ों के साथ, और वो चिपक गई जब वो पेड़ काटने आए। और उसने पूरे देश में किस प्रकार से बदलाव लाया, और बहुत सारे जो पर्यावरण को लेके जो कानून बना वो उसके बाद बना। और 1990 में आपको ध्यान होगा आंध्रा में अरक आंदोलन चला। अरक आंदोलन जब वहाँ देशी शराब के कारण घरों में बहुत सारी जो है मुश्किलें आने लगी, तो वहाँ कैसे वहाँ की महिलाएं, वो एकदम कंप्लीट ऑर्गेनिक मूवमेंट था। तो जहाँ भी कभी जो कुरीति आई, बुराई आई, उसको संबोधन करने का जिस समाज में
शक्ति होती है वही प्रगतिशील और समाज ऐसे होता बहुत है। सारे एग्जाम्पल्स भी हैं, जैसे कि सावित्रीबाई फुले हो गई, एजुकेशन को लेकर के जिस तरह से एक रेवोल्यूशन, क्रांति लाने का पूरा एक इतिहास में एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। डॉक्टर आनंदी पहली हमारी जो डॉक्टर रही हैं भारत की, किन परिस्थितियों में अपने हस्बैंड की सपोर्ट, यही फेमिनिज्म का मतलब, मैं आपसे ये डिस्कशन जो हमारा चल रहा है, यही महिलाएं भारत की भूमि से निकली हुई ये महिलाएं हैं जी। इसमें बड़े 2-3 सुंदर संदर्भ मुझे ध्यान में आ रहे हैं। एक तो मैं जोड़ना चाहूँगी इसमें 20वीं शताब्दी की शुरुआत का मैं बताना चाहूँगी कि जैसे महिला विषय को लेकर बड़ा लगता है कि भाई जो है हम तो बिल्कुल यहाँ तो महिलाएं घर में ही रहती थीं, कुछ नहीं करती थी। लेकिन आप देखें कई ऐसे उदाहरण हैं, मतलब एक इलाहाबाद से, आज के प्रयागराज में, उस समय के इलाहाबाद में यशोदा देवी नाम की एक आयुर्वेदिक, क्योंकि उस समय तो हम पराधीन थे तो डॉक्टर तो उनको कहते नहीं थे, तो प्रैक्टिशनर, आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर, उन महिला ने, जो आज आप देख रहे हैं ना, हम वापस वी आर गोइंग बैक टू द रूट्स। आज कोविड के बाद आप देखिए कि जो आयुर्वेद बेस्ड मेडिसिन और ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं उनका जो मार्केट है आज कितना बढ़ गया है। उन्होंने उस समय 20वीं शताब्दी के शुरुआत में और 19वीं शताब्दी के अंत में उन्होंने आयुर्वेदिक बेस के ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाए कि आप बाहर के इंग्लैंड से आया हुआ साबुन क्यों खरीद रहे हो, वहाँ की क्रीम क्यों खरीद रहे हो, देसी बनाए हुए उन्होंने यशोदा देवी जी ने प्रयागराज में। और उन्होंने वहाँ पे एक मेडिकल जर्नल जो है उसकी वो एडिटर थी, जो स्त्री चिकित्सक जिसका नाम था, स्त्री चिकित्सक नाम का एडिटर, जिसमें महिलाओं से संबंधित जो शोध पत्र आते थे, उनकी जो बीमारी और इससे, मतलब एकेडमिक रिसर्च जर्नल की बात कर रही हूँ, जिसकी कि वो एडिटर थी। उन्होंने लाइब्रेरी वहाँ चलाई। उन्होंने गृहलक्ष्मी नाम की एक पत्रिका शुरू करी जिसमें कि स्वाधीनता की और भारत की स्वाधीनता की बात उन्होंने करी। उनकी जो पत्रिका थी गृहलक्ष्मी, उसमें जो टैगलाइन थी, उस टैगलाइन में लिखा रहता था, जियो तो बदन पर स्वदेशी पहन हो, मरे तो बदन पर स्वदेशी कफन हो, ये लिखा रहता था। तो मतलब, और ये मतलब इस तरह की महिलाएं यहाँ हुई हैं। और उसके बाद अगर आपको मैं संदर्भ बताऊं तो हम संयुक्त राष्ट्र, आज इतनी बड़ी एक बॉडी है, हम सब जानते हैं यूनाइटेड नेशंस को। तो जब यूनाइटेड नेशन बन रहा था तो उसके जो चार्टर्स हैं बहुत सारे, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उसको बनने की तैयारी शुरू हुई। तो उस समय 1946 के आसपास भारत का भी एक प्रतिनिधिमंडल वहाँ गया और उसमें भारत की ही एक महिला जो है वो उस प्रतिनिधिमंडल मंडल का भाग भी थी, जो उसमें थी जब वहाँ पहला चार्टर जो है डिस्कस हो रहा था, जिस पे बात की कैसा बनना चाहिए। तो उसमें जो सुझाव आया कि ये चार्टर क्या होना चाहिए, पहला सुझाव आप सोचें, जो कि वहाँ जितने यूरोपियन प्रतिनिधि बैठे थे उनकी तरफ से आया, दैट ऑल मेन आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल। तो इन्होंने, हंसा मेहता जी जो वहाँ पे प्रतिनिधि थी, वो छोटी सी हाइट की थी, उन्होंने ऐसे धीरे से हाथ खड़ा करके फिर कहा कि अगर आप सिर्फ पुरुषों की बात करेंगे तो महिलाएं और बच्चे कहाँ जाएंगे, उनके अधिकारों की कौन बात करेगा। और उसके बाद फिर जो वो चार्टर है उससे बदला गया, सुझाव जो था चार्टर का, और फिर वो जो पहला चार्टर है वो बना, दैट ऑल ह्यूमन्स आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल। आप सोचिए, एक भारतीय महिला के द्वारा लिए गई पहल के कारण जो संयुक्त राष्ट्र का पहला चार्टर है उसको, उसमें सुधार किया गया और आज वो हम सबके समक्ष है। मुझे लगता है ये ऐसी स्टोरीज़ हैं, ये ऐसा इंसिडेंट्स हैं हिस्ट्री के, जिनके बारे में लोगों को ज़्यादा नॉलेज होगी ही नहीं जब तक जा करके आप प्रयास ना करें उसके बारे में रिसर्च करने की या पढ़ने की या उसको खोज करके निकालने की। नहीं तो हंसा मेहता का नाम आई एम श्योर लोगों को पता होगा, लेकिन कंट्रीब्यूशन कितना बड़ा है वो भी इंटरनेशनल स्केल पे, वो एक सोचने का विषय है।